अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? लास्ट एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी 1.5 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स मैंने आपके साथ डिटेल से डिस्कस किए थे। मेरी बुक पे जिन क्वेश्चंस पे क्रॉस लगा हुआ है, इसके क्रॉस लगने की वजह ये है कि ये मैंने ALP का सिलेबस मार्क किया था लास्ट ईयर, उसकी वजह से है। लेकिन अभी हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको टॉपिक की कितनी समझ आई। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पोलर फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 उससे ऑपोजिट क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन पोलर फॉर्म में होगा और स्टेटमेंट पढ़ें, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस एटा y की फॉर्म में चेंज करने को रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। अब ऊपर वाले क्वेश्चन जो थे आपके, वो सारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में थे, आप उनको पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे थे। लेकिन अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये पोलर फॉर्म में है और आपने इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो आपने मेरा बेटा कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम आपने करना ही नहीं है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 4 cos 5π/3 आयोटा साइन 5π/3। ये जो 5π/3 है, अगर आप इसको डिग्री में चेंज करें तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई कैंसिल होता है। यहाँ से 3 6 18, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 300। एक्चुअली कैलकुलेटर पे हमने एंगल जो है वो डिग्री में सब्स्टिट्यूट करना होता है, इसलिए जो है वो मैंने इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करके बताया कि आप क्या करें, अपने एंगल को 180/π से मल्टीप्लाई करें, वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और शॉर्टकट तरीका ये है कि ये 5π/3 लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों को याद हो जाता है कि π/3 60 डिग्री का एंगल है, तो वो पाई को 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 6 30, 300 का एंगल आ जाता है। तो देखिए, मैंने पहले एंगल को डिग्री में लिख दिया। आपने बेटा जैसे अपने कैलकुलेटर में cos 300 डालना है, विच इज़ 1/2, साइन 300 की वैल्यू -100 3/2 आएगी। उसके बाद कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, आपने इसका एलसीएम ले लिया 2 और 4 को कैंसिल कर दें, दिस इज़ योर आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में भी सिमिलरली ये 7π/6 है, तो 7π/6 आपके पास कौन सा एंगल होता है, 30 डिग्री का। तो उसको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 210। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर में 7 और कैलकुलेटर में जो पाई लिखा होता है ना, वो पुट कर देते हैं, वो 7π/6। वो पाई पुट करने से आपका एंगल की कन्वर्जन नहीं होगी, वो उसकी उस पाई की वैल्यू जो है वो आपके पास 3.1416 है। आपने इसको 180/π से मल्टीप्लाई करना है, ये पाई कैंसिल होंगे, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो 210 डिग्री रेडियन डिग्री में चेंज होगा। तो सिमिलरली 7π/6 की वैल्यू पुट की और कैलकुलेटर से cos 210 और sin 210 की वैल्यू फाइंड करके और इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद बेटा इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में उसे पोलर फॉर्म बनाई नहीं है, उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी मॉड इज़ 7, ठीक है। जी मॉड किसको कहते हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, बेसिकली ये जो जी मॉड है यही आर है। आपके पास आर की वैल्यू क्या है, 7, और ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी है बेटा, ये आपके पास क्या है, थीटा है। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, x प्लस एटा y इक्वल होता है। यहाँ पे आप, मैंने जी मॉड लिखा है, आप जी मॉड लिखें या आर लिखें, आपकी अपनी मर्जी। आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। आर या जी मॉड दोनों में से जो भी लिखते हैं उसकी वैल्यू क्या है, 7, थीटा की वैल्यू 23π/2 और साइन 23π/2। आप चाहें तो इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने ना ये जो स्टेप्स देख रहे हैं मेरे पास, आपने ये स्टेप्स नहीं करने। ये स्टेप्स मैंने तब किए थे जब बुक अभी PDF में थी, तब आंसर फ्रैक्शंस में लिखे हुए थे। लेकिन आपने उसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, इसको डिग्री में चेंज कर लें। एंगल को किस तरह से चेंज करना है, 23π/12 है, रफ में कर लीजिएगा, 180/π से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको डिग्री में चेंज करें। कैलकुलेटर पे जो भी एंगल आएगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, आपके पास ये 6.76 और दूसरे की वैल्यू आएगी। ये जो स्टेप्स मैंने किए हैं ये पॉइंट्स में आंसर नहीं है, विदाउट पॉइंट अगर करना होता तो ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरह आंसर लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखें, जी मॉड 11 है और आर्ग्यूमेंट -11π/2 है। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, और कैलकुलेटर पे 11π/12 मैं फिर बता रही हूँ, 11π/12 को आपने पहले रफ में यहाँ पे 11π/12 को 180/π से मल्टीप्लाई करें,
और यहाँ से इसकी डिग्री में वैल्यूज़ निकाल के कैलकुलेटर से आपने इसके ये आंसर्स निकालने, बहुत इजीली आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बेटा फिफ्थ वाला पार्ट भी सिमिलरली ऐसे है, इसमें आपके पास आर जो है वो 10/3 है, थीटा -17 π/12 है। ये देखिए मैंने इसको डिग्री में चेंज किया हुआ, ये -255 है, तो -255 डिग्री की कैलकुलेटर में वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व कर दिए। अगले क्वेश्चन में 6 वाले पार्ट में तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई है। ये देखें, ये पिछले वैसे मैंने क्वेश्चन में बताई थी, ये कॉज के एंगल में नेगेटिव है, तो आप कॉज -225 की वैल्यू निकालेंगे तो और इधर भी साइन -225 की वैल्यू निकालें तो वो पॉजिटिव हो रही है। वैसे अगर आप कॉज के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब करा देते हैं, साइन के एंगल का माइनस पीछे आता है, तो वैल्यूज़ के जो भी साइंस आएंगे ना वो इसके साथ कंसीडर होंगे। अच्छा, अब इधर देखें, ये तो है ही डिग्री में ना, कॉज -33 डिग्री को और साइन -33 डिग्री को मैंने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, सिंपल इज डैट। अच्छा, इसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बेटा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए और आपसे कहा गया है कि आपने इसको Z1 + Z2 करना है। फर्स्ट पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1 में Z2 ऐड करना है। Z1 आपके पास ये जो 9 है, आप बेशक इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 cos 5π/4 प्लस आयोटा 9 sin 5π/4 और प्लस Z2 में इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, 5 cos π/3 प्लस आयोटा 5 sin π/3। अच्छा, इसके बाद इसमें से इसके जो रियल पार्ट्स हैं उनको इक्वेट कर लें, 9 cos 5π/4 प्लस 5 cos π/3 और बाकी दोनों में से जो टर्म्स हैं ना, इनमें से आयोटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 9 sin 5π/4 प्लस 5 sin π/3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें। अगर आप अपने एंगल को पहले डिग्री में चेंज करके ये वाला स्टेप कर लेते हैं, जैसे मुझे पता है 45 जो है, π/4 जो है 45 है, 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यह आएगा 225 प्लस 5 cos π/3 60 डिग्री है, प्लस आयोटा 9 अच्छा, ये हो जाएगा, ये भी 225 प्लस 5 sin 60 डिग्री। अब आपने कैलकुलेटर पे इसकी और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने लिए, मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है 4 के फर्स्ट पार्ट की, तो इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे पास आ रही है -3.86 और जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है वो -2.03 और साथ में इसके आयोटा आ गए। जब आप इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे तो सेकंड वाला पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, उसमें Z1 में से Z2 को माइनस करना है, तो सिंपली Z1 Z2 जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज पुट करके उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखे, मैं इसका थर्ड फोर्थ पार्ट बाद में डिस्कस करती हूँ। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और थर्ड सेकंड पार्ट देखें, उसमें भी लिखा हुआ है Z1 में Z2 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें ना, तो वो कह रहा है देन फाइंड द फॉलोइंग, एक तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें, एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू x प्लस आयोटा y फॉर्म, मतलब आपने उसको डेसिमल्स में x और y की फॉर्म में चेंज करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अच्छा, अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस पे जिनमें Z1 को Z2 से डिवाइड करना है और Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें एक रिज़ल्ट है जो हम यूज़ करेंगे। पहले आप ज़रा बुक पे आएँ, मैं आपको बुक से इसका थोड़ा सा चीज़ें भी साथ में मार्क हो जाएंगी। ये देखें, हमने पेज नंबर 16 उस दिन पढ़ा था, उसके नीचे देखें ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म है। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म यहाँ डिस्कस हो रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, तो बेटा जब उनको ऐड करेंगे तो आपको पता ही है कि जब इनको हमने ऐड करना है तो इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपली उसने Z1 + Z2 की वैल्यू पुट कर दी और सब्ट्रैक्शन में भी Z1 - Z2, हम तो पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इसको
सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में उसने पहले Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन की है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके ये रिज़ल्ट बनाया। अब ये रिज़ल्ट फ़िलहाल आपने याद करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में ना ये पूरा रिज़ल्ट प्रूव करना है। तो फ़िलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, आप इसको याद करेंगे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसके इक्वल है, R मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एंगल है ना कॉज और साइन के, θ1 प्लस θ2 ऐड हो गया और यहाँ पे भी साइन θ1 प्लस θ2 आएगा। आप इसको मार्क कर लें, MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप अगले पेज पे देखिएगा, अगले पेज पे लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है पोलर फॉर्म में। तो जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है रैशनलाइज करते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वाला ये जो काम यहाँ पे हुआ है, सॉरी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला, वो सारा अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके। ये रिजल्ट कैसे बनता है मैं आपको क्वेश्चन 6 में सिखाऊंगी। अच्छा, अभी फ़िलहाल आप कैसे याद रखेंगे, Z1 ओवर Z2 किसके इक्वल है, R1 ओवर R2 कॉस, यहाँ पे एंगल क्या हो गए हैं, माइनस θ1 माइनस θ2 और θ1 माइनस θ2। और उसने नीचे इस बात को लिखा है, द मॉडुलस ऑफ द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू द देयर मॉडुलाई, द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द क्वोशिएंट इज डिफरेंस बिटवीन देयर आर्ग्यूमेंट्स। ये बात उसने यहाँ पे देखे एंड पे लिखी है कि जब Z1 ओवर Z2 का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो आप ज़रा आर्ग्यूमेंट देखें कि θ1 माइनस θ2 आ रहा है। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, tan इनवर्स y ओवर x कहते हैं ना। तो इसमें ये है साइन θ1 माइनस θ2 और ये कॉस θ1 माइनस θ2। तो उसने बताया दोनों आर्ग्यूमेंट्स माइनस हो जाएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में इसी रिज़ल्ट को प्रूव करना है। और इधर देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाला जो रिज़ल्ट है वो ये लिखा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसके इक्वल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको ये नज़र आएंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगी जी। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे थे। ये देखें, Z1 Z2 लिखा है मैंने। Z1 में से जो वैल्यू है R1 वो 9 है और इसका थीटा 5 π/4 है और Z2 में R2 5 है और थीटा इसका π/3। अब देखें, जब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होने हैं तो आपने ये वाला फॉर्मूला लिख देना। जब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनके R मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉज और साइन में एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऐड। देखिए, R1 की वैल्यू 9 है, R2 की वैल्यू 5 है। ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉज पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल 5 π/4 था, दूसरे का π/3 था। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम वैल्यूज पुट करते हुए इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया। ये आपका फाइनल आंसर है 19 π/12। अब 4 के थर्ड पार्ट में तो आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना था, कर दिया। लेकिन जब आप 5 के थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे तो उसने कहा है आंसर को x प्लस एटा वाई की फॉर्म में लिखें। तो बेटा उसमें आपने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिखनी है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट पे। उसी तरह से देखें, ये Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो उसमें ये जो बाहर लिखा हुआ है ये R1 है और इसका एंगल θ1 5 π/4 है। दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये जो बाहर वैल्यू लिखी हुई है ये R2 है और θ2 आपके पास π/3। आप चूँकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद ये होप्स हो यहाँ आए हैं तो आपके लिए ईजी है। अब क्वेश्चन वाला फॉर्मूला क्या है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे तो R1 R2 पे डिवाइड होगा, लेकिन एंगल क्या हो जाएंगे, माइनस। पोलर फॉर्म वैसे लिखी हुई है, पहले कॉस फिर साइन आयोटा है और एंगल θ1 माइनस θ2। इसमें θ1 की वैल्यू 5 π/4, θ2 की वैल्यू π/3 पुट करके उनका एलसीएम लें, यू विल गेट 11 π/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर देती हूँ। सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस तो बेटा आप खुद ही इजीली कर लेंगे, उसमें आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ये देखें, इसका प्रोडक्ट वाला, ये देखें, इसका ये 5 का पार्ट है, थर्ड वाला। Z1 को Z2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके एंगल्स ऐड हो जाएंगे। एंगल ऐड किया, ये वाला एक्सप्रेशन बना। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसी तरह से कैलकुलेटर में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया, इनके कैलकुलेटर से ये आंसर्स फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेटर पे साइन 17 π/6 की वैल्यू, इसको जब सॉल्व करेंगे वो 1/2 आएगी, इसकी अंडर 3/2 आएगी और ये 77 इससे मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह से डिवीजन में देखें, जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे θ1 माइनस θ2 वाला फॉर्मूला लगेगा। इनको माइनस करने से ये देखें, यहाँ पे कॉस पाई और यहाँ से साइन पाई बना, एलसीएम लेने से आपके पास ये वाली वैल्यू आती है।
वो 23 में से 11 माइनस करेंगे 12 आएगा, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करिएगा, -1 आती है, साइन पाई की 0 आती है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। होप्स हो कि आपको इसमें मज़ीद कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो मैं अभी आपके साथ बाद में सॉल्व करती हूँ। ज़रा सिमिलर क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अपनी बुक से, इसमें लिखा हुआ है डिवाइड Z1 एंड Z2 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस एटा वाई फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि इनको मल्टीप्लाई करें और x प्लस एटा वाई की फॉर्म में लिखें। और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसमें मॉडुलस भी फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करना है। तो अब ये वाले 3 क्वेश्चन पहले डिस्कस करती हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखें। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं आपके पास और उसने कहा है कि इनको डिवाइड करें। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लिखा कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे तो उनके आर डिवाइड होंगे, लेकिन कॉज और साइन के जो एंगल है ना θ1 माइनस θ2 वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये पहला एंगल 150 है, दूसरा 30 है, दोनों माइनस कर दिए। 150 माइनस 30 करने से 120 आता है और कॉज 120 और साइन 120 की वैल्यू मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट की है। इसका एलसीएम लें, 2 एलसीएम आएगा, वो इस 2 से कैंसिल होगा। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, Z1 और Z2 दोनों दिए हुए, ये देखें इसमें R1 की वैल्यू क्या है 2 और इनका एंगल थीटा जो है उसको θ1 का वो 60 है, दूसरे में R2 5 है और θ 90। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पे उसने कहा मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले में क्या होता है, उसके थीटास क्या हो जाते हैं ऐड, दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया, फिर कॉस 150 और साइन 150 की कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 भी साथ ही देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपने मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों फाइंड करने हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस थे। जी का पहले मॉड ले लें। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे लेते हैं, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 + 4 8, दिस विल बी 2/2। इसके बाद देखें मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है देखें वो किस क्वाड्रेंट में लाया कर है। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जब आपने आर्ग्यूमेंट लेना है, आप ये बेशक ये वाले जो सारे स्टेप्स मैंने किए हुए इन स्टेप्स को बेशक फ़िलहाल इग्नोर कर दें। इसकी एक और रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में जर्नल एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई में थीटा प्लस कर देते हैं। एक्चुअली ये ना मैंने आर्ग्यूमेंट सेपरेट पहले फाइंड कर लिया, tan इनवर्स y/x करके, y की वैल्यू भी 2 है, x की भी 2 है। तो tan इनवर्स 1 करेंगे ना आपके पास कैलकुलेटर पे, tan इनवर्स 1 45 देगा। 45 को रेडियंस में π/4 लिखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला जो एंगल था ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको थीटा लिखवाया हुआ है पाई प्लस tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स y/x की वैल्यू क्या आई है π/4। तो 5 + π/4 करने से 5 π/4 आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मिस आपने लास्ट वीडियो में हमें प्रिंसिपल एंगल और जर्नल एंगल दोनों बताए थे, यहाँ पे जर्नल एंगल क्यों फाइंड किया गया। जब आपको पेपर में सिर्फ आर्ग्यूमेंट का वर्ड आए तो आप जर्नल वाला मेथड यूज़ कर लें, जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आए तो आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का टेबल यूज़ करें। तो ये आपके पास 5 π/4 है। आप अपनी बुक में पीछे आंसर देखेंगे, उसमें 5 π/4 में 2n पाई ऐड किया हुआ है। आपको पता ही है, आपने को टर्मिनल एंगल पढ़े हुए हैं कि अगर ये एंगल 45 है और आप इसको यहाँ से रोटेट करके एक रोटेशन कंप्लीट कर देते हैं तो 45 में जब 360 ऐड होगा, फिर उसमें 360 जब ऐड करेंगे तो आपके पास एंगल की टर्मिनल आर्म सेम बनेगी। को टर्मिनल एंगल जो है वो सेम वैल्यूज़ देते हैं, इसलिए इसके अंदर 2n पाई ऐड किया। 360 डिग्री कहते हैं ना 2 पाई को, तो 2 पाई के मल्टीपल्स इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आप ऐसे चैप्टर नंबर 10 में आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो बेशक फ़िलहाल अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है कि Z1 और Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और आपने इसमें ये शो करना है कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो दोनों आर्ग्यूमेंट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा देखें इसको किस तरह से करना है। आपने पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया Z1 में ले लेती हूँ R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं R2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। अच्छा, अब जब हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो R1 और R2 तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसके बाद cos θ1 आयोटा साइन θ1 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं
देखिए मल्टीप्लाई करने से R1 मल्टीप्लाई बाय R2 करें, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट कॉस थीटा 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा 2 से, आयोटा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 जब करते हैं तो R1 R2, अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर ने क्या हो जाना है -1, तो ये दोनों रियल पार्ट बन जाएंगे, मतलब कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। और इन दोनों में से बेटा आयोटा कॉमन लेने से आपके पास ये साइन थीटा 1, मैं आगे पीछे लिख रही हूँ बस अरेंज करने के लिए, उसकी एक रीज़न है वो बताती हूँ। साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। अच्छा अब बेटा इसमें ना चैप्टर नंबर 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, ये वाला पूरा रिज़ल्ट और ये वाला पूरा रिज़ल्ट, ये हमारी जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़नी है, उनका मैं रेफरेंस यहाँ दे रही हूँ कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये चैप्टर नंबर 10 में अब अभी हमने दोनों आइडेंटिटीज़ अभी पढ़नी है, फ़िलहाल आप इनको यूज़ करेंगे। देखें कॉस के साथ कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल सेम है, साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल सेम है। ये देखें जब दोनों कॉस दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो ये किसके इक्वल है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 के। और इस पूरे पे ये वाला रिजल्ट यूज़ करें, देखें साइन के साथ कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो आपके पास Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसके इक्वल आ गया, R1 R2, और अंदर फार्मूलाज क्लॉज हो गए हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये अभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन में रिजल्ट यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन अब उसने आपको क्या कहा है, आपने क्या फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है इसका। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x, y उसका कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, और x उसका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। ये मैंने आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स y ओवर x रियल ओवर इमेजिनरी। अब देखें ये आपके पास बेटा tan इनवर्स साइन ओवर कॉज आपके पास किसके इक्वल होता है, tan के। कुछ बच्चे कहते हैं पूछते हैं क्लास में कि ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स बेटा आपस में कट नहीं होते। इसके बाद देखें ये tan इनवर्स tan पे अप्लाई हो रहा है, ये आपस में डिजॉल्व होकर आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 बच जाएगा। तो आपके पास देखें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के। तो फाइनली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, थीटा 1 किसको कहा हुआ है हमने कि वो Z1 का आर्ग्यूमेंट है, और थीटा 2 किसका आर्ग्यूमेंट है, Z2 का आर्ग्यूमेंट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने हैं, Z1 को Z2 पे डिवाइड करना है, R1 ओवर R2, इसको मैं लिखती हूँ कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ओवर कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। वो जो R1 R2 है ना, मैंने उनको साइड पे लिख दिया। अब आपको पता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों तो इनको सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या होता है, जल्दी से बता दें। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, कमेंट किया करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, इससे फिर दिल चाहता है अगर बच्चों को समझ आ रही हो तो टीचर जो है वो अप्रिसिएशन मिलती है कि आपके लिए जो मज़ीद भी आसानियाँ बनाई जा सकें। अभी तो मैं सोच रही थी कि अगर आपका अच्छा फीडबैक आता है तो मैं इंशाल्लाह मैंने प्लान किया है कि आप लोगों के लिए मैं चैप्टर वाइज जो हैं वो MCQs की वीडियोस भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प हो। अच्छा ये प्लस है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसके साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। वो आपको पता ही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। इसके बाद ऊपर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, कॉस थीटा 1 के साथ कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ कॉस थीटा 1
प्लस आयोटा साइन थीटा 1 के साथ कॉस थीटा 2 और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। बेटा ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन की है, पहले कॉस थीटा 1 को दोनों से, फिर आयोटा वाली टर्म्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, Z1 ओवर Z2 जो है वो आपके पास R1 ओवर R2 आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस डालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बन गया इस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट करने से। इस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया और इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेते हुए साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 लिख दिया मैंने। अब देखें, जैसे आपको मैंने यहाँ पे ये फार्मूलाज बताए थे, ये दोनों फार्मूलाज प्लस वाले हैं। कॉस के प्लस वाले फार्मूले में दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस, और साइन के प्लस वाले फार्मूले में प्लस ही है। इसी तरह अगर यहाँ माइनस आ गया तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये यहाँ पे यूज़ होने। चैप्टर नंबर 10 में पेज नंबर 180 टू 196 पे आप देखिएगा, आपको फार्मूलाज मिलेंगे भी। देखिए ये वाली पूरी चीज़ आप याद भी रख सकते हैं कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 बन जाएगी, और ये वाली चीज़ आपके पास साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। रटा लगाना हो तो देखें, माइनस वाला रिजल्ट प्रूव करना है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बनेगा। अच्छा, नीचे देखें, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब हमने क्या निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट Z1 ओवर Z2 का। तो आर्ग्यूमेंट कैसे लेते हैं, टैन इनवर्स इसका इमेजिनरी पार्ट y ओवर x करते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। वो फॉर्मूला जैसे पिछली वाले में भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स में आपको भी बुक से ना वो फार्मूला बता भी देती हूँ किस पेज पे है। ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, इसमें से टैन और टैन इनवर्स कैंसिल होकर ये थीटा 1 माइनस थीटा 2, और आपको पता है थीटा 1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और थीटा 2 आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। तो मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, चैप्टर नंबर 10 में ये फार्मूलाज आपको कहाँ मिलेंगे। आई थिंक पेज नंबर 196 ही है, नहीं ये देखिए 180 है, सॉरी, ये देखिए 180 के ना 196 वाले भी यूज़ करेंगे बाद में। ये देखें, ये कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये देखें, ये कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला। ये पेज नंबर 180 पे और चैप्टर 10 के पहले पेज पे आपको ये नज़र आ जाएंगे। तो होप्सो कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। ये हमारे जो एक टाइप के पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने किए हैं। इसके साथ जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, मज़ीद कौन से करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सिमिलर क्वेश्चंस किए हैं। अब जो अगले क्वेश्चंस हैं ना बेटा, वो थोड़े से डिफरेंट हैं। आपने उसमें इक्वेशंस की फॉर्म्स बनानी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर आ जाए आप, हमने किए हैं कहाँ तक बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 तक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है राइट द इक्वेशन दिस इन कार्टेशियन फॉर्म। ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस एयोटा किसके इक्वल है, 2π/3 के। तो z मैंने लेट कर लिया x प्लस एयोटा y, और आपको पता है उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, x माइनस एयोटा y के। इसके अंदर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, z कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस एयोटा, इसको पहले सेपरेटली सॉल्व कर लिया। z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी x माइनस एयोटा y, और माइनस 2 प्लस एयोटा एज इट इज़। इसमें से जो रियल वाली वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट कर लिया, और इन दोनों में से एयोटा कॉमन लिया तो मेरे पास 1 माइनस y आया। अब देखें, आपकी बुक में z कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस एयोटा का हमने क्या लेना है, आर्ग्यूमेंट। इस इक्वेशन को लिखते हैं, ये पूरी इक्वेशन जो आपके पास गिवन थी इसको लिखा, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू थी वो यहाँ मैंने पुट कर दी। अब आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, टैन इनवर्स। टैन इनवर्स कैसे लेना है, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, 1 माइनस वाई के नीचे x माइनस 2 हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आर्ग्यूमेंट की जगह टैन इनवर्स आ गया। अब टैन इनवर्स को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे वो टैन बन जाएगा, और टैन 2π/3 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है, -√3 आती है।
एक्स माइनस टू यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस √3 को अंदर दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद y नेगेटिव था उसको एक तरफ शिफ्ट करके बाकी सारी वैल्यूज़ मैंने एक तरफ शिफ्ट कर दी हैं। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने इक्वेशन बनानी है और ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 11 तो लिखिएगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखें ये जी एक्स प्लस योटा वाई के इक्वल है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। अब ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, जी एक्स प्लस योटा वाई है, उसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस योटा वाई है। ये अंदर वाला एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस योटा वाई के, और अगली वैल्यू -1 + 2 योटा एज इट इज़। नीचे देखें जी कॉन्जुगेट की वैल्यू उसी तरह पुट की। अब इसमें से x - 1 इसके रियल पार्ट सेपरेट कर लिए और इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेंगे तो 2 - y, और ये x + 1 हो जाएगा, और इन दोनों में से अयोटा कॉमन लेंगे माइनस वाला तो ये 2 + y हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू कैलकुलेट की है। इसके बाद जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था उसी तरह से ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब बेटा डिवाइड हो रहे होते हैं तो आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब मैंने ना थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसकी ज़्यादा कर दी हुई है। मैंने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया सारा। जब मैंने आपको क्लास में कराया था वहाँ पे मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन नहीं की थी, मैंने इसको एज इट इज़ रखा था। तो आप वैसे भी रख सकते हैं, मैं आपके साथ उस सोल्यूशन की पिक्चर भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जब फाइनल यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। मैं फिर कहूँगी कि आप बेशक वो ना खोलिएगा जो मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन की है उसके बगैर करिएगा। अच्छा देखिए ये पूरा इसका रियल पार्ट है और ये पूरा इसका इमेजिनरी पार्ट है। देखिए उसको रैशनलाइज करने का मकसद ये होता है ना उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया जाए। अब उसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू डाल दी। अब इसका क्या लेना है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे लेना है, y/x, इसके इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट पे डिवाइड कर देना। जब इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट पे डिवाइड किया तो ये दोनों डिनोमिनेटर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप देखें आपकी वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी, और वो जो tan इनवर्स था वो दूसरी तरफ आके tan बन गया। tan 9π/4 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट की 1, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ शिफ्ट कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। 12 भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप देख लें। वो कह रहे हैं इन दोनों के आर्ग्यूमेंट क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो आपको पता है आर्ग्यूमेंट माइनस कब होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होने होते हैं, डिवाइड। तो इनको डिवीजन वाली फॉर्म में लिख दिए। अब पहले इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लें। जी की जगह x + योटा y डालें और इसमें वैल्यू पुट करने के बाद इसके ये जो रियल पार्ट है ना वो सेपरेट किए। ये देखें ये इसका रियल पार्ट है x - 2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, प्लस वाले साइन को माइनस में चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इसको सारा जब ऊपर वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली करेंगे। अब ये देखें मैंने कहा ना मैंने नीचे वाली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दी। आप बेशक मल्टीप्लाई ना करिएगा, इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा क्योंकि उन्होंने बाद में कट हो जाना है। ये देखिए ये पूरा इसका रियल पार्ट बना है और ये पूरा इसका इमेजिनरी पार्ट बना है। आप बेशक नीचे वाली ब्रैकेट्स ना सॉल्व करें, एज इट इज़ रहने दें। अच्छा अब क्वेश्चन में जो गिवन एक्सप्रेशन था उसके अकॉर्डिंग इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स से माइनस होना था। तो और इस पूरे की वैल्यू जो है ना ये वाली है जो आपने फाइंड की है। तो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या है, tan इनवर्स, इसका tan इनवर्स। इसका tan इनवर्स कैसे है, इसका इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट पे डिवाइड किया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और tan इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये tan y बन जाएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाया ना उसी तरह ये सिचुएशन चल रही है। tan 2π की वैल्यू 0 है, ये एक्सप्रेशन उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो देखें आपके पास फाइनल आंसर 3x = 2y आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 वाले में अब डिफरेंस ये आ गया कि यहाँ पे मॉड आ गया। जी एक्स प्लस योटा वाई है, जी कॉन्जुगेट एक्स माइनस योटा वाई। इस एक्सप्रेशन में जी की जगह जो गिवन है जी की जगह एक्स प्लस योटा वाई, जी कॉन्जुगेट की जगह एक्स माइनस योटा वाई पुट कर दिया। अब इन दोनों में से बेटा योटा कॉमन ले लें y-2 और यहाँ पे x + 2 माइनस योटा वाई। अब ये जो मॉडुलस है ये, इस मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अंडर रूट इसके रियल पार्ट का स्क्वायर और इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉडुलस ले रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ। और अब आपको पता है ये अंदर मैंने इसके स्क्वायर्स खोल दिए हैं। अब ये स्क्वायर रूट कैसे फिनिश होगा, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट कैंसिल होगा और अंडर रूट के कैंसिल होने के बाद ये x² y² और +4 दोनों तरफ था।
दोनों तरफ से कैंसिल होगा, आपके पास -4y इज इक्वल्स टू -y इज इक्वल्स टू x आ गया, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, -x आ जाती है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही, अगले क्वेश्चन में भी बेटा z की वैल्यू x प्लस एटा y है। इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ z और z कॉन्जुगेट है, ये देखें z और z के कॉन्जुगेट की वैल्यू इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट की है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसी तरह इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके इस मॉडुलस का मतलब क्या, बार्स का, कि आपने अंडर रूट ले लेना है। रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर, दोनों तरफ ऐसे किया, स्केयर टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लिया। स्केयर लेने से ये अंडर रूट जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इनके स्केयर्स ओपन कर दें, a प्लस बी होल स्केयर, a प्लस बी होल स्केयर, a माइनस बी होल स्केयर के फॉर्मूलाज अप्लाई करते हुए जो कटिंग होती है उसको कैंसिल करके फाइनली यहाँ से y की वैल्यू -7/3x -2/15 आएगी। होप्सो के इस कटिंग में या पूरी डिटेल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आएगी तो काइंडली प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखें, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है z(x प्लस योटा y) और z का कॉन्जुगेट x माइनस योटा y लेते हुए उसने कहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये देखें इसमें मैंने क्या किया, z कॉन्जुगेट और z की वैल्यू पुट की है। 3z था, z कॉन्जुगेट था, तो ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करनी है, 300 मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ। अब इसमें भी देख लें, जिसमें योटा नहीं है वो वाले पार्ट सेपरेट किए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब मॉडुलस कैसे लेना है, मॉडुलस कैसे लेना है, मॉडुलस में क्या ले लेते हैं, इसका दोनों तरफ अंडर रूट, रियल पार्ट का स्केयर इमेजिनरी का स्केयर, सेम इधर भी रियल का स्केयर इमेजिनरी का स्केयर, दोनों तरफ स्केयर लिया ताकि ये अंडर रूट कैंसिल हो। a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला, यहाँ पे भी फार्मूला, यहाँ पे 3x का स्केयर 9 और यहाँ पे भी फार्मूला खोलने के बाद इन वैल्यूज़ की कटिंग हो रही है, दोनों तरफ कटिंग करने के बाद आपके पास इक्वेशन में से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है, y की वैल्यू -x प्लस 1/3 आती है। ये हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर आपको मैंने करवा दिया है 15, आई थिंक हमने किया है 15 तक क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।